वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और वीडियोस के माध्यम से निरंतर कुछ ना कुछ सीख ज़रूर रहे होंगे। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम 12th क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 7 करने वाले हैं, जिसका नाम है उत्पादन के नियम। उत्पादन के नियम, ठीक है। उत्पादन बेसिकली एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम किसी भी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्शन का रूप कहलाता है, ठीक है। तो उत्पादन के जो नियम है वो सामान्य तौर पर 2 तरीके से काम करते हैं, जिसमें पहला तरीका है हमारा कारक के प्रतिफल या फिर पैमाने के प्रतिफल। कौन कौन सा? उत्पादन के नियम के लिए कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कारक के प्रतिफल क्या होता है। देखो, हम सबको पता है कि उत्पादन के 4 कारक हैं, यानी कि 4 आप ऐसा मान के चलो कि संसाधन है या साधन कह लीजिए आप इनको। उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। उद्यम से उद्यमी बन जाता है। भूमि पर या भूमि से हमें लगान की प्राप्ति होती है, पूंजी पर ब्याज प्राप्त होता है, श्रम से या श्रम को मजदूरी दी जाती है, ठीक है, और उद्यमी लाभ अर्जित करता है। तो ये हमारे 4 साधन या 4 कारक हैं। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे पास अर्थव्यवस्था में 2 कारक हैं, ठीक है, जिसमें से एक कारक को हम कांस्टेंट मानेंगे। कारक के प्रतिफल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। एक कारक जिसमें हम भूमि ले लेते हैं, पूंजी हटा देते हैं, उद्यमी भी हटा लेते हैं, ठीक है, तो ये भी हटा देते हैं। भूमि और श्रम हमारे पास 2 साधन हैं, 2 कारक हैं, ठीक है। पहला है भूमि। भूमि को हम फिक्स्ड फैक्टर मानेंगे, फिक्स्ड फैक्टर मान लेंगे। और श्रम जो है, जो हमारा लेबर है, इसको हम वेरिएबल फैक्टर मान लेंगे, वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद का समझते हैं। इसको पूरे को साफ कर देते हैं। हमने अब देखो, उत्पादन के जो हमारे नियम है जिसमें कारक के प्रतिफल हैं, कारक के प्रतिफल, इसके अंदर बेनहम ने इसको 3 भागों में समझाया है। पहली परिभाषा दी है जिसके अंदर कारक के बढ़ते प्रतिफल। कारक के बढ़ते प्रतिफल का अर्थ ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। कारक के बढ़ते हुए प्रतिफल मतलब जब हम उत्पादन कर रहे हैं, हमने एक कारक तो स्थिर ही मान लिया है, जैसे हम भूमि को स्थिर मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए हमारे पास 2 हेक्टेयर भूमि है और
जो श्रम है यानी कि जो श्रमिक है, भूमि यहाँ पे हमारा फिक्स्ड फैक्टर रहेगा, श्रमिक हमारा यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर रहेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब भूमि 2 हेक्टेयर है और श्रमिक है हमारे पास 1, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा इसके लिए 2:1 है ना, यानी कि 2 हेक्टेयर भूमि पर 1 श्रमिक है, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो है 2 का और जो हमारा लेबर है वो है 1 का, यानी कि 2:1 का। लेकिन क्योंकि हमने भूमि को फिक्स्ड फैक्टर मान रखा है, मान लिया है, तो भूमि को तो हम परिवर्तित नहीं करेंगे, भूमि में कोई चेंज नहीं करते, लेकिन श्रम के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। ठीक है, तो हम अब कह देते हैं कि हम 1 और श्रमिक एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, यानी कि 1 और 1 कितने श्रमिक हो गए, 2 श्रमिक हो गए। तो अब हमारा जो रेशो रहेगा वो हो जाएगा 2:2, 2:2 का हमारा रेशो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो बेनहम ने इसकी परिभाषा दी है कि जैसे जैसे हम अपने परिवर्तनशील कारक के अंदर, कारक के प्रतिफल पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हम अपने परिवर्तनशील कारक में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे हमारा कुल उत्पाद जो है वो तेज गति से, तीव्र गति से बढ़ता है, और उसके बढ़ने के साथ जो हमारी सीमांत उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होती है। क्योंकि सीमांत उत्पादकता में वृद्धि होती है इसीलिए हमारी सीमांत लागत घटनी शुरू हो जाती है। आइए इसको एक तालिका के माध्यम से हम समझ लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास श्रम की जो इकाई है, श्रम की इकाइयां जो हैं वो हैं 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, श्रम की इकाइयां वेरिएबल फैक्टर, भूमि फिक्स्ड फैक्टर, ऐसा मानकर चलते हैं कि भूमि 1 है, 1 हेक्टेयर है या भूमि का 1 टुकड़ा है हमारे पास, ऐसा मानकर हम चल लेते हैं। यहां हम ले लेते हैं अपना कुल उत्पाद। ठीक है, कितना, 4, 8, 10, 18, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे हमारा कुल उत्पाद। कुल उत्पाद के बाद हम यहाँ निकाल लेंगे सीमांत उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद हम निकालते हैं, कुल उत्पाद में जो अतिरिक्त इकाई आई है, या फिर ऐसा मानिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या, लेबर की क्वांटिटी यहाँ पर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा, इससे आप आसानी से और जल्दी समझ सकते हैं। तो देखो 4 के ऊपर कोई भी हमारा कुल उत्पाद नहीं है, और अगर 0 भी होता तो 4 में से 0 गए 4 आ गया, 10 में से 4 गए 6 आ गया, 18 में से 10 गए 8 आ गया, 28 में से 18 गए यानी कि हमारा ये आ गया 10 आ गया। ठीक है, और 40 में से 28 गए 12 आ गया। इस तालिका से ये समझ में आ रहा है कि जैसे ही हमारी श्रम की इकाइयां बढ़ रही हैं वैसे वैसे हमारा कुल उत्पाद तेजी से बढ़ रहा है। 4 से फिर 10 हुआ, 10 से फिर 18 हो गया, 18 से 28 और 28 से सीधा 40 हो गया, यानी कि तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन कुल उत्पाद के बढ़ने के साथ साथ सीमांत उत्पाद भी बढ़ रहा है, लेकिन उतना तेज नहीं बढ़ रहा है जितना तेज हमारा कुल उत्पाद बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो इसका डायग्राम यहाँ नीचे बना लेंगे हम। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा ओ वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे टोटल प्रोडक्ट, यहाँ लेंगे हम यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल
फैक्टर, परिवर्तनशील कारक। सिंपली नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तेज गति से बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली बना सकते हैं अपना टोटल प्रोडक्ट इस शेप में, ठीक है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट का। इसके साथ हमें दिखाना है सीमांत उत्पाद का भी चित्र, तो यहाँ पे हमने दिखा दिया। ये हमारा हो गया y, o और x एक्सिस, o y एक्सिस। यहाँ पे हमें दिखाना है मार्जिनल प्रोडक्ट, नीचे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, शॉर्ट में लिख दिया, आपने पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि एक प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है इसीलिए ये हमारा इस शेप में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। चाहें तो आप इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, अन्यथा आप इसको सिंपली भी छोड़ सकते हैं, इसकी कोई खास नेसेसिटी नीड नहीं रहेगी। तो आज हमने पढ़ा कारक के बढ़ते हुए प्रतिफल, ठीक है। ये इसकी तालिका है, ये इसके डायग्राम है, और डायग्राम बनाने के बाद आपको उनको बिल्कुल एक डायलॉग बॉक्स में क्लोज कर देना है, ताकि वो एकदम साफ और स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई दे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, नमस्कार।